जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम विश्व के जो पर्यावरणीय संगठन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा जो सबसे पहला संगठन है वो है यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये कब बना था? ये बना था 5 जून 1972 को बना था। 5 जून 1972 को बना था। इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है कहाँ पर? केन्या में, केन्या नैरोबी 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 में। और ये वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है, मतलब विश्व वैश्विक तौर पर काम करता है वैश्विक स्तर पर। इसके क्या क्या कार्य है? इसके कार्य है, पहला कार्य है वैश्विक वैश्विक पर्यावरण वैश्विक पर्यावरण पर्यावरण एजेंडा 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 का निर्धारण करना। एजेंडा का निर्धारण करना कि जो विश्व लेवल पर जो पर्यावरण के मामले में जो एजेंडे तैयार करते हैं उसमें ये उन एजेंडों का निर्धारण करता है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर विकास, संयुक्त यूनाइटेड नेशन के भीतर जो प्रणाली है उसके भीतर विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बढ़ावा देने की बात करता है। दूसरा अगला क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए आधिकारिक वक्ता है। ये आधिकारिक वक्ता के तौर पर काम करता है ये। और जो भी मतलब वैश्विक तौर पर, ये वैश्विक स्तर पर काम करता है, तो ये विश्व में सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है। और ये एक कई रिपोर्ट भी निकालता है, जैसे ये रिपोर्ट जारी करता है एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन एमिशन गैप रिपोर्ट जारी करता है। एमिशन गैप रिपोर्ट, उसके बाद में एक और रिपोर्ट है ग्लोबल ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। उसके बाद में एक रिपोर्ट और है इन्वेस्ट इनटू हेल्दी हेल्दी प्लेनेट रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट, ये 5 जून 1972 में केनिया में है। और ये एजेंडे का निर्धारण करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, आधिकारिक वक्ता के तौर पर काम करता है। ये रिपोर्ट जारी करता है एमिशन गैप रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। उसके बाद में इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लेनेट रिपोर्ट। उसके बाद में हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है आईयूसीएन। आईयूसीएन का फुल फॉर्म है आईयूसीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कब बना था? ये बना 5 अक्टूबर 1948 को बना। 5 अक्टूबर 1948 को बना। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में। ये क्या क्या कार्य करता है? इसके कार्य है पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से समाज और नागरिक, मतलब जो केंद्र सरकार है, मतलब जो किसी भी देश की सरकार, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी नागरिक समाज को एक साथ लाता है। और ये विश्व का विश्व का एकमात्र या पहला संगठन है जो सिविल सोसाइटी और सरकार को एक साथ लाने की बात करता है। और क्या करता है ये? स्थानीय समुदाय के जो, मतलब कि किसी भी जो काम करना होता है तो उस पर ये क्या करता है? पहले लोकल लेवल पर जो भी लोग रह रहे हैं उनके जो पारंपरिक ज्ञान है, जो पर्यावरण को बचाने का लोग उनका पारंपरिक ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक जो निष्कर्ष, वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुसंधान होता है, उनके जो निष्कर्ष होते हैं उनको साथ में लेकर ये आगे काम करता है। जो पशुओं के या पक्षियों के, जो वन्य जीवों के आवास को नुकसान होता है, उनको आवास के नुकसान को ये रोकता है, इकोसिस्टम को ठीक करता है। और इसकी एक रेड लिस्ट है। ये जो आईयूसीएन एक रेड डाटा बुक भी जारी करता है, जिसमें वन्य जीव या पेड़ पौधों की स्थिति को बताया जाता है कि उनकी स्थिति कैसी संकटग्रस्त है या नहीं है। तो वो जो रेड लिस्ट जो चालू की, वो 1964 से की है। तो इसमें कई सारी इसमें भाग देखने को मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहला इसमें है कि सबसे पहला एक्सटिंक्ट आता है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त,
कि विलुप्त, कि यह एकदम इसमें जो भी जीव जंतु या कैटेगरी में जो पेड़ पौधे या जो भी जीव है एक्सटिंक्ट है, मतलब वो सभी जगह से खत्म हो गए। दूसरा होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब वनों में या जंगल में खत्म हो गए, लेकिन वो अभी जू में या चिड़ियाघर में ऐसे उनको संरक्षित करके भी रखा गया है। और उसके बाद में आता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ये इनका क्या होता है कि ये जो इस कैटेगरी में जो भी वन्य जीव की प्रजातियां जो रखी जाती है, उनके वनों में विलुप्त, मतलब जंगल में विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। उसके बाद में आता है इंडेंजर्ड आता है। इंडेंजर्ड आता है कि इनका भी वनों में विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। उसके बाद में आता है वल्नरेबल। इनकी संभावना होती है कि ये भी भविष्य में हो सकते हैं, इनका खत्म होने की संभावना होती है। उसके बाद में आता है एक नियर थ्रेटेंड, ये इनकी तुलना में कम होते हैं, इनकी संख्या अच्छी खासी होती है। उसके बाद में आता है सबसे लास्ट में लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये नॉर्मल होते हैं। लीस्ट कंसर्न, तो ये आयुष्मान की लिस्ट। रेड, extinct in wild, critical endangered, endangered, vulnerable, near threatened और least concern। उसके बाद में हमारा जो अगला अगला जो है वो WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका फुल फॉर्म है। ये एक एनजीओ है। एनजीओ ये कब बना था? 1961 में बना था। 1961 में इसका ऑफिस कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में एक जगह है ग्लैंड, ग्लैंड करके एक शहर है, तो वहां पर इसका है। और ये स्विस बेस्ड है, जो ये एनजीओ है स्विस बेस्ड है, मतलब स्विट्जरलैंड का है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण करना। पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण है करना। और इसका एक नारा भी है, फॉर अ लिविंग फॉर लिविंग फॉर अ लिविंग प्लेनेट। इसके इसके ये एक रिपोर्ट भी जारी करता है, लिविंग लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट भी जारी करता है। ये हो गया हमारा WWF। उसके बाद में जो अगला है आईपीसीसी। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक पैनल है जो कि क्या करता है, इसको ये कब बना? 1988 में बना है। 1988 में किसने किसने बनाया इसको? WMO और आईयूसीएन ने बनाया। WM वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, इन्होंने मिलकर बनाया। तो ये क्या करता है, ये जो विश्व की जितनी भी रिपोर्टें हैं, जो भी संगठन उनके जितने भी रिपोर्ट है उनका आकलन करता है। और ये खुद एक रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट का तैयार करता है और फिर वो रिपोर्ट जारी करता है। तो उस रिपोर्ट के तहत जो भी सरकारें हैं अपनी जो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के लिए आगे नीतियां बना सकती है। और ये 1990 से 2022 तक 1990 से 2022 तक अभी तक इसने 6 बार अपनी रिपोर्ट जारी की। 6 बार जारी की। इसके बाद में अगला जो है ट्रैफिक। ये एक मतलब जो वन्य जीव या पेड़ पौधों का जो व्यापार होता है, इलीगल ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उस पर नियंत्रण रखता है, उसको मॉनिटर करता है। ये जो ट्रैफिक है ये एक एनजीओ है। कब बना था? 1976 में बना। 1976 में बना। किसने बनाया था इसको? आईयूसीएन आईयूसीएन और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने बनाया इसको। कब बनाया? 1976 में बनाया। और इसका जो ऑफिस है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड इंग्लैंड में है इसका जो है। और जो इसको इस ट्रैफिक जो संगठन इसको मैनेज करती है एक कमेटी है, जिसको ट्रैफिक कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रैफिक कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगला जो संगठन है डब्ल्यू एम ओ, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूएन का जो यूनाइटेड नेशन है,
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, विशेषज्ञ निकाय है उसका। इसको कब बनाया था? 1950 में बनाया। इसका जो ऑफिस है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो इसका इसका जो ओरिजिन हुआ है इंटरनेशनल, ये विश्व में मतलब साल भर में एनुअल रिपोर्ट भी जारी करता है, जिसमें विश्व की जलवायु, तापमान और मौसम के बारे में बात करता है। ये एक रिपोर्ट भी जारी करता है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट कब बना था? 1950 में। यूएन की एक बॉडी है और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व के लिए तापमान, मौसम और विश्व जलवायु के संबंध में ये बारे में बात करता है, रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद में अगला जो है हमारा आर्कटिक काउंसिल जो कि पृथ्वी के 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तर में है वो आर्कटिक है और दक्षिण में वो अंटार्कटिका है। तो आर्कटिक काउंसिल के बारे में बात करते हैं। आर्कटिक काउंसिल उन देशों का समूह है जो कि आर्कटिक क्षेत्र से उनकी सीमाएं लगती, जैसे यहाँ ये वाले क्षेत्र में जिन देशों की सीमाएं ऊपर लगती, उन देशों का एक समूह आर्कटिक। तो ये कब बना आर्कटिक काउंसिल? 1996 में, 1996 में बना, ओटावा डिक्लेरेशन के तहत। ओटावा डिक्लेरेशन के तहत बना ये। और ये इसका जो उद्देश्य एम है, क्या है? सहयोग करना, मतलब जितने भी देश है सब सहयोग करेंगे, आपस में समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे। और इंटरेक्टिव आर्कटिक स्टेट, मतलब यहाँ पर सभी एक साथ में सहयोग करेंगे। और यहाँ पर मतलब जो भी गतिविधियां होंगी, इसका मिलिट्री पर्पस के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ रिसर्च और R&D के लिए उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से देश है यहाँ पर? तो पहला रसिया, कनाडा, डेनमार्क के बाद में फिनलैंड के बाद में आइसलैंड के बाद में नॉर्वे के बाद में स्वीडन और यूएसए है। और भारत का भी एक यहाँ पर, भारत यहाँ ऑब्जर्वर स्टेट है, 2013 में बना था। ऑब्जर्वर स्टेट बना था 2013 में इस संगठन का, आर्कटिक काउंसिल का। और भारत का एक यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है आर्कटिक में, जिसका नाम है हिमाद्री नाम है। और आगे देखते हैं। इसके बाद में एक अंटार्कटिका, ये दक्षिण ध्रुव पर है, दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिका ट्रीटी। तो इस क्षेत्र पर भी शांति कायम करने के लिए यहाँ पर कई देशों के रिसर्च सेंटर है। भारत का भी एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है भारती नाम है। और यहाँ पर मिलिट्री जो एक्टिविटी है उनको प्रतिबंधित किया गया है, इसका सिर्फ शांति के लिए उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे सभी देश अपने अपने देशों के लिए रिसर्च करते हैं, उनके यहाँ पर रिसर्च सेंटर है। उसके बाद में हम और देखते हैं आगे हम। इसके बाद में आता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये कब बना? 2010 में बना। और ये यूनाइटेड नेशन यूएन इसमें जो पैसा था यूएन द्वारा फंडेड है। क्या होता है कि विश्व में 2 तरह के देश है, विकासशील देश और विकसित देशों ने पहले ही विकास हो चुका है, इन पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा किया हो, जिसका असर इन विकासशील देशों पर भी हुआ। और ये इतने विकसित नहीं हुए, इनके पास टेक्नोलॉजी या क्षमता नहीं है जो कि पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सके। तो इसके लिए ये इस संगठन के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। संगठन की जो ये नई टेक्नोलॉजी दी जाती जिससे कि ये पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सके, तो इनके द्वारा दिया जाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट आया था COP15, जो कि यूएनएफसीसी के द्वारा होती है, ये 15वीं इसकी 15वीं बैठक थी।
तो इसका कॉन्सेप्ट 15वीं बैठक में आया, और जो ये लागू हुआ, मतलब ये फॉर्मली हुई ये बॉडी, ये कब हुई? COP16 में, अगले साल हुई, 1 साल के बाद में। इसका हेडक्वार्टर जो ऑफिस है कहाँ पर? इंचियोन में, इंचियोन में है, इंचियोन में साउथ कोरिया में है। इसके बाद में अगली जो बॉडी है हमारी, अगली जो बॉडी है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वित्तीय संगठन है, वित्तीय संगठन है। और ये कब बना था? 1991 में। इसका ऑफिस कहाँ था? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में था, अमेरिका में। और वाशिंगटन डीसी में था। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। 1992 में 1 साल बाद में क्या हुआ? रियो समिट, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, तो हुआ। तो इसका फिर स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर कर दिया, स्ट्रक्चर बदल दिया गया। फिर इसमें ये क्या करता है? ग्रांट देता है, मतलब गरीब देशों की मदद करता है, उनको टेक्नोलॉजी या पैसे का अनुदान देता है, अनुदान भी देता है, ग्रांट्स भी देता है। और उसके बाद में ये क्या करता है? 6 एरियो पे काम करता है। 6 एरियो में क्या? कहाँ का? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी के बाद में क्लाइमेट चेंज के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में ये फंड देता है, वहां पर देखता है। उसके बाद में ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन परत उस पर देखता है। उसके बाद में लैंड डिग्रेडेशन, जो कि भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो घट रही है, या मिट्टी का जो अपरदन होता है उसके कारण उसको देखता है। उसके बाद में पीओपीज, पीओपीज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इनको भी देखता है, और इनको भी इन देशों को फंडेड करता है। उसके बाद में अगला है वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। ये कब बना था? 1937 में, 1937 में, जब इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम कुछ और था। इसका नाम था इंटरनेशनल इंटरनेशनल वाइल्ड वाइल्ड फाउल वाइल्ड फाउल इंक्वायरी, इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल इंक्वायरी था इसका नाम। जो कि वाटर बर्ड, जो जलीय पक्षी होते हैं, जो पक्षी जल के पास में आकर जलीय छतर के साथ में जाकर बैठते हैं, उनके लिए बनाया गया था। ये उनकी जो संरक्षण के लिए बनाया गया था। फिर इसका नाम 1995 में, 1995 में बदल दिया गया। इसका नाम फिर रखा गया इंटरनेशनल वाटर इंटरनेशनल वाटर फाउल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो, ये नाम रखा गया। फिर उसका क्या रखा गया? इंटरनेशनल वाटर फाउल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो, ये रखा गया। ये इंडिपेंडेंट काम करता है, स्वतंत्र रूप से काम करता है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थान है। ये एनजीओ, इसको एनजीओ जो होता है, एनजीओ और गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। और ये क्या करता है? आर्द्र भूमियों को सस्टेन, मतलब सतत उनका जो विकास होता है उसको विकास करने और उनको रिस्टोर करने में मदद करता है। उसके बाद में अगला जो है इंटरनेशनल वेल कमीशन, ये वेल मछली होते हैं, उनके संरक्षण के लिए है। वेल मछली के संरक्षण के लिए कब बनाया गया? 1946 में बनाया गया। और ये 1990 1946 में बनाया गया। इसका उद्देश्य है कि वेल का जो होता है उनका संरक्षण किया जाए, जो और वेल इंडस्ट्री जो उसको बढ़ावा दिया जाए। वेल का संरक्षण भी किया जाए, और वेल जो इंडस्ट्री जो होती है उसको बढ़ावा दिया जाए। उसका इसका जो है हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है इंग्लैंड में है। और ये वेल को संरक्षण करता है। और ये क्या करता है? वेल का जो होता है, इसने मतलब इसके तहत वेल की सेंचुरी जो ओशन महासागर में होती है, उनकी सेंचुरीज बना दी गई एक क्षेत्र में। उसके बाद में ये मछलियों के जो उपभोग पर उसने लिमिट लगा दी थी वेल मछलियों के। उसके बाद में ये सीजनल जो क्लोज कर देता कि इस सीजन में कितनी मात्रा में वेल मछली पकड़ी जाएंगी, या ये भी निश्चित करता था। जिसका कई देशों ने विरोध भी किया था, जैसे जापान और रसिया ने विरोध भी किया था। उसके बाद में अगला जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये भी एक संगठन है। ये पक्षियों को संरक्षण देता है, और साथ ही उनके आवासों को भी संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करता है। पक्षियों के आवास आवास
आवास और पक्षियों को भी संरक्षण प्रदान करता है और उनके बारे में बात करता है। ग्लोबल जो बायोडायवर्सिटी होती है, जो वैश्विक तौर पर जैव विविधता है, उसके बारे में बात करता है। विश्व का सबसे बड़ा बर्ड कंजर्वेशन है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा पक्षियों का संरक्षण करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर यूके में है, इंग्लैंड में, और 6 रीजनल ऑफिसेस है इसके, अमेरिका में, यूरोप में है, एशिया में, मध्य एशिया में है और अफ्रीका में है। और ये क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली मैगजीन भी पब्लिश करता है। वर्ल्ड बर्ड वॉच इस पब्लिश, इसका नाम है वर्ल्ड बर्ड वॉच, ये इसका जो मैगजीन है उसका नाम है। उसके बाद में जो अगला अगला जो है, साइट्स 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 क्या है? साइट्स एक तरह के ये कन्वेंशन है जिसके तहत जो भी वाइल्ड लाइफ, जो फ्लोरा और फोना होता है, फ्लोरा और फोना होना होता है, उनके इलीगल जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है और नियंत्रण या निगरानी भी करता है ये। और इसके तहत 3 सूचियां बनाई जिसमें इन पर ध्यान रखा जाता है और इन सूचियों में वन्य जीव या पेड़ पौधों की उनकी इससे उनकी संख्या के या उनकी उपस्थिति के आधार पर इनमें इन सूचियों में रखा जाता है। इसके बाद में तो हमारी आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने इस क्लास में इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय और संगठनों को देख लिया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।